नवंबर 1971 में एंसली पार्क स्कूल के छात्रों के समूह के बीच रोमांच की लहर दौड़ गई जब वे स्कॉटलैंड के विशाल कैर्नगॉर्म पठार के शानदार इलाके में ट्रैकिंग कर रहे थे। 17 लोगों का यह समूह नहीं जानता था कि उनकी रोमांचक वार्षिक यात्रा जल्दी ही घटनाओं की एक ऐसी कड़ी में बदल जाएगी जिसका अंत एक दिल दहला देने वाली त्रासदी में होगा जो उनकी दुनिया बदल देगी। अपनी अद्भुत सुंदरता, कठोर मौसम और अनोखी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध ये पठार एक अविस्मरणीय अनुभव का वादा करता था। यह यात्रा उनकी सहनशक्ति की परीक्षा लेगी, जीवित रहने के कौशल को चुनौती देगी और ब्रिटेन की सबसे भयानक पर्वतारोहण दुर्घटना में जीवन के लिए संघर्ष करवाएगी। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, एक छोटी सी चेतावनी जो आप सुनने वाले हैं वो काफी गंभीर है, इसलिए दर्शकों से सावधानी बरतने का अनुरोध है। ये इतनी दर्दनाक कहानी है कि इसने पूरे यूनाइटेड किंगडम के भ्रमण और पर्वतारोहण के नियम हमेशा बदल दिए। जब आप देखेंगे कि क्या हुआ था तो मुझे लगता है कि आप समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों करना जरूरी था। यूनाइटेड किंगडम दुनिया के सबसे औद्योगिकृत स्थानों में से एक है और इसका परिणाम यह है कि वहां कम जंगली अनछुई प्रकृति बची है। यूके में ज्यादातर जमीन खेती के लिए इस्तेमाल होती है या निजी स्वामित्व में है, और जो जंगल बचे हैं वे आमतौर पर प्रबंधित और संरक्षित किए जाते हैं। आपको वहां कोई बड़े रेतीले रेगिस्तान या विशाल अंतर्देशीय झीलें नहीं मिलेंगी, और यहां तक कि सबसे जंगली जगहें भी अब वास्तव में जंगली नहीं रही हैं। यहां तक कि पार्कों और अभयारण्यों में भी, जहां आपको प्रकृति के करीब होना चाहिए, आप सभ्यता से कुछ दूरी पर ही होते हैं। स्कॉटिश कर्नगॉर्म्स यूके की शायद आखिरी असली जंगली जगह के रूप में खास नजर आते हैं। यह ब्रिटेन का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम उसकी सबसे ऊंची चोटी केर्नगॉर्म के नाम पर है। यह बाहरी गतिविधियों के प्रेमियों का स्वर्ग है, जहां ट्रेकिंग के रास्ते, चढ़ाई के मार्ग, कैंप लगाने की जगहें, कायाकिंग के लिए नदियां और साइकिलिंग के रास्ते हैं। यूके की दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों का 1/4 यहीं पाया जाता है, और ये द्वीप पर खुले में घूमने वाले रेंडियर के आखिरी झुंड देखने की एकमात्र जगह है। 12 सिंगा हिरण परिवार के हैं, सांता की उड़ने वाली स्लेज वाले नहीं। सालों से माता पिता बच्चों को ब्रिटेन के आखिरी जंगली इलाकों में हर साल होने वाली साहसिक यात्रा पर भेजते हैं और अनुभवी नेताओं पर सुरक्षा का भरोसा करते हैं। दुर्भाग्यवश नवंबर 1971 में जो एक शैक्षिक यात्रा के रूप में शुरू हुआ था, वह हर माता पिता के सबसे बुरे सपने में बदल गया। सब कुछ उस ठंडी नवंबर की सुबह अच्छी तरह शुरू हुआ जब एंसले पार्क स्कूल के 14 उत्साही छात्र और उनके 3 शिक्षक इकट्ठा हुए। 2 दिन की पठार पार मार्ग निर्धारण पदयात्रा के लिए तैयार थे। कैर्नगॉर्म पर्वतों की पृष्ठभूमि में ये यात्रा उनके पर्वतारोहण ज्ञान और बाहरी प्रशिक्षण की परीक्षा थी। छात्रों के लिए ये छोटी सी फील्ड ट्रिप असली जंगली इलाके में एक प्यारा सा रोमांच भर थी, और पूरा समूह इस विशाल जंगली क्षेत्र को देखने के लिए उत्साहित था, जो अपनी शानदार प्राकृतिक सुंदरता के लिए तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन अपने अप्रत्याशित मौसम के लिए भी जाना जाता है। पहाड़ों के रोमांच से पहले छात्रों को जरूरी पर्वतारोहण तकनीकों का प्रशिक्षण देने की योजना थी। आदर्श रूप से उन्हें खड़ी ढलानों पर चढ़ने के लिए स्टेप किकिंग, खड़ी उतराई पर सावधानी से उतरने का तरीका और ढलानों पर सुरक्षित तरीके से बैठकर फिसलने जैसी चीजों में महारत हासिल हो जानी चाहिए थी। उन्हें यह भी सीख लेना चाहिए था कि अगर वे अचानक पहाड़ से फिसलने लगें तो खुद को कैसे रोकें। साथ ही पहाड़ों में अकेले होने की स्थिति में आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए व्यापक फर्स्ट एड प्रशिक्षण भी मिलना चाहिए था। दुर्भाग्यवश उन्हें अपेक्षित गहन प्रशिक्षण नहीं मिला। उन्हें ये कौशल केवल संक्षिप्त रूप से दिखाए गए थे, जिससे वे जिन कठिन परिस्थितियों का सामना करने वाले थे उसके लिए वे पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाए। यात्रा की तैयारी में छात्रों को ऐसे उपकरण दिए गए जो ठंडे पहाड़ी मौसम के लिए उपयुक्त होने चाहिए थे। उनकी चढ़ाई के लिए जिम्मेदार आउटडोर सेंटर द्वारा उपकरण और विशेष कपड़े उपलब्ध कराए गए थे। हालांकि किशोर अपने पैंट और स्वेटर खुद लाए थे। वे काराबीनर जैसी चीजें लेकर गए थे जो रस्सियों को सुरक्षित करने में मदद करती हैं। सुरक्षा के लिए हार्नेस और खाना पकाने के लिए स्टोव भी साथ था। उन्हें अत्यधिक ठंड के लिए बनाए गए स्लीपिंग बैग, आपातकालीन आश्रय के लिए बड़े तिरपाल और फर्स्ट एड किट भी दी गई थीं। हालांकि उन्नत सुरक्षा उपकरण या तो गायब थे या पर्याप्त नहीं थे।
नेताओं ने सोचा था कि ये पहाड़ों पर छोटा सफर होगा। उनका यह अनुमान जानलेवा साबित हुआ। आदर्श रूप से शुरुआत से ही उन्हें हेलमेट और लोकेशन बताने वाले सिग्नल उपकरण मिलना चाहिए था, जो खड़ी ढलानों पर जरूरी हैं। पर दो किशोरों को इतने महंगे उपकरण कौन देगा, जब ये सिर्फ एक छोटी स्कूल यात्रा थी। किसी भी मामले में जो चीज वास्तव में उनके पास नहीं थी, वह था उन हालातों में बाहर रहने का अनुभव, जिनका वे जल्द ही सामना करने वाले थे। और जब वे निकले तो समूह अनजाने में ही पर्याप्त उपकरणों और उस व्यापक प्रशिक्षण की कमी के साथ था, जो कैर्नगॉन की कठोर पहाड़ी में सुरक्षित रूप से रास्ता खोजने और जीवित रहने की उनकी क्षमता में बड़ा फर्क ला सकता था। तैयारी में यह कमी जल्द ही भयानक रूप से स्पष्ट हो जाएगी। पहाड़ों की यात्रा बेन बीटी के नेतृत्व में शुरू हुई, जो 23 वर्षीय एंसली पार्क स्कूल में आउटडोर शिक्षा के मुख्य प्रशिक्षक और एक अनुभवी पर्वतारोही थे। हालांकि वे अच्छे मौसम में अनुभवी थे, लेकिन यह यात्रा उनकी विशेषज्ञता की सीमाओं से परे परीक्षा लेने वाली थी। बीटी के साथ उनकी 20 वर्षीय प्रेमिका कैथरीन डेविडसन थीं, जो एक साथ ही उत्साही और शारीरिक शिक्षा की छात्रा थीं। कैथरीन का पर्वतारोहण अनुभव कम था, पर उन्होंने सर्दियों में 2 बार कैर्नगॉर्म्स घूमे थे, जिससे वो समूह की एकमात्र वयस्क थीं जिनके पास सर्दियों कैर्नगॉर्म पर्वतारोहण का अनुभव था। समूह की दूसरी नेता 18 वर्षीय शीला सुंदरलैंड थीं, जो स्वयंसेवी प्रशिक्षक थीं, जिन्हें कैर्नगॉर्म्स का कोई अनुभव नहीं था और एडिनबर्ग एजुकेशन अथॉरिटीज आउटडोर सेंटर में 3 हफ्ते की स्वैच्छिक शिक्षिका की भूमिका शुरू कर रही थीं। इन तीनों का समूह 14 से 18 वर्ष की आयु के 14 युवा छात्रों की देखरेख करने के लिए जिम्मेदार था, जो पहली बार नक्शों और कंपास का उपयोग करके दिशा निर्धारण कौशल सीखने वाले थे, और ये सब एक नियंत्रित शैक्षिक अभ्यास के रूप में किया जाना था। घटना के महीनों बाद सवाल उठे कि स्कूल ने जोखिम भरी यात्रा को पर्याप्त अनुभवी निगरानी और सर्दियों में कैर्नगॉर्म्स की चरम मौसम स्थिति का विचार किए बिना क्यों मंजूरी दी। उस नवंबर की सुबह यात्रा की सुरक्षा पर कोई सवाल नहीं उठा और समूह रवाना हो गया। यहाँ की भूमि की भव्यता सचमुच सांस रोक देने वाली है। यह पर्वत श्रृंखला, जो ब्रिटिश द्वीप समूह में सबसे बड़ी है, एक उच्च ऊंचाई वाला अद्भुत स्थल है, जिसकी सबसे ऊंची चोटियां, जैसे कि बेन मैक्धुई, 4000 फीट से भी ऊपर उठती हैं। इस पर्वत श्रृंखला की खासियत इसकी समतल पठारी जैसी चोटियां हैं, जो दुनिया भर की आम नुकीली व खुरदरी चोटियों से अलग हैं। कैर्नगॉर्म्स पर चढ़ना आसान है, लेकिन पठारी चोटियों की दूरी, लंबाई और मौसम में अचानक बदलाव के कारण ये यूके के पर्वतारोहियों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं में गिनी जाती है। यह साल के किसी भी समय बर्फ गिर सकती है और बर्फ की परतें पूरी गर्मियों में भी बनी रहती हैं। कैर्नगॉर्म्स में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है यहाँ का मौसम, जो बेहद अनिश्चित हो सकता है और बहुत तेजी से बदल सकता है, खासकर जब आप ऊंचाई पर जाते हैं। पठारी क्षेत्र में तेज बर्फीले तूफान, हवाएं और अचानक तापमान गिरना अक्सर देखा जाता है, जो अनुभवी पर्वतारोहियों के लिए भी खतरनाक है। इससे रास्ता ढूंढना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ ही मिनटों में दृश्यता कम हो सकती है। इतनी बड़ी पर्वत श्रृंखला में रास्ता भटकना आसान है, और कुछ लोगों के लिए तो यह लगभग तय ही है। इसीलिए वहां अस्थायी आश्रय हैं, ताकि यात्रियों और पर्वतारोहियों को सुरक्षा मिल सके, जो समूह से दूर या तूफान में फंस जाते हैं। इन छोटे छोटे साधारण झोपड़ों को बोथी कहा जाता है, और ये पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों में जगह जगह बने हुए हैं। बोथी का इस्तेमाल मुलाकात की जगह या कई दिनों की ट्रेकिंग के दौरान रुकने के स्थान के रूप में भी किया जा सकता है। और जितना ऊंचा आप जाते हैं, ये उतने ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अस्थायी ढांचे होने के कारण ये कोई खास नहीं होते, बस कुछ बहुत ही साधारण आश्रय होते हैं, जो धातु की चादरों, मिट्टी और पत्थर से बने होते हैं। इन आश्रयों में से एक, खासकर करन बोथी, इस अभियान की कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा। 19 नवंबर को 14 छात्र और उनके शिक्षक कैर्नगॉर्म्स में ला लगालिया आउटडोर सेंटर पहुंचे। आउटडोर सेंटर हमेशा पहाड़ चढ़ने आने वाले छात्र समूहों की मेजबानी करता रहा है, और यहीं पर तीसरी नेता 18 वर्षीय शीला सुंदरलैंड समूह में शामिल हुई। हाइक पर आसानी से नियंत्रण रखने के लिए
किशोरों को पहले से ही 2 समूहों में बांट दिया गया था, जिसमें अधिक अनुभवी लोगों को बीटी के साथ रखा गया, जबकि कैथरीन और शीला बाकी लोगों की देखभाल कर रही थीं। योजना सरल थी। दोनों समूहों को कैर्नगॉर्म साउथ से बेन मैक्डुई, जो कैर्नगॉर्म पर्वतों की चोटी है, तक पठार पार करना था और पूरी यात्रा 48 घंटों के भीतर समाप्त हो जानी थी। आदर्श रूप से यह 10.5 मील की हाइक होनी चाहिए थी, जो समूह के लिए एक चुनौतीपूर्ण ट्रैक होता, जिनमें से अधिकांश केवल 15 साल के थे। लेकिन वे उत्साहित थे, बिना यह जाने कि आगे गंभीर चुनौतियां उनकी शैक्षिक यात्रा को बुरे सपने में बदल देंगी। उस शनिवार सुबह समूह के नेताओं ने अपनी नियोजित यात्रा का मार्ग लगार्डिया के प्रिंसिपल को सौंपा, और यहां तक कि इसमें यह व्यवस्था भी शामिल थी कि अगर मौसम बहुत खराब हो जाए तो दोनों दल अपना अभियान छोटा करके करनबोथी में शरण लें। उनकी योजना मंजूर हुई। समूह ने शिखर तक पहुंचने की योजना बनाई। तापमान गिर रहा था, लेकिन अब तक मौसम स्थिर और शांत था। मौसम पूर्वानुमान में खराब हालात की चेतावनी के बावजूद बेन बीटी और कैथरीन डेविडसन ने सोचा कि मौसम बिगड़ने से पहले चढ़ाई सुरक्षित रूप से पूरी की जा सकती है। ये कई घातक गलतियों की शुरुआत थी। यात्रा शुरू होते ही समस्याएं आ गईं। ट्रैक उनकी योजना से काफी देर से, करीब 11 बजे सुबह शुरू हुआ। इसका मतलब था कि ट्रैक पूरा करने के लिए उनके पास कम रोशनी बची थी। अगर आपने पहाड़ों में ट्रैकिंग की है तो जानते हैं कि दोपहर 12 बजे तक चोटी पर पहुंचना होता है, क्योंकि दोपहर 1 बजे तक मौसम खराब हो सकता है। इस समूह ने सुबह 11 बजे तक ट्रैकिंग शुरू नहीं की थी। खोए हुए समय की भरपाई के लिए उन्होंने कैर्नागॉर्म पहाड़ों पर चढ़ाई एक स्की लिफ्ट के जरिए की, इस उम्मीद में कि वे कुछ उजाले के कुछ कीमती घंटे बचा लेंगे। नवंबर में सूरज 4 बजे से डूब जाता था। पठार पार करने के बाद दोनों समूहों को अलग अलग उतरना था। कैथरीन डेविडसन समूह को लायरक ग्रुई से लौटना था, जबकि बीटी समूह को घाटी के पार कैरनटूल और ब्रे रियाज से लौटना था। आपात स्थिति में दोनों समूहों की योजना थी कि वे करन बॉडी पहुंचें, जो लायरक ग्रुई में सुरक्षित निचले स्तर पर स्थित है, जहां वे रात बिताते। बेन बीटी का समूह, जिसमें अधिक अनुभवी ट्रैकर्स थे, तेजी से आगे बढ़ गया और अपनी कौशल के कारण कठिन रास्तों को बेहतर तरीके से संभाल पाया। कैथरीन डेविडसन का समूह, जिसमें 6 कम अनुभवी युवा छात्र शामिल थे, पीछे पीछे धीमी गति से चल रहा था। समूह के कैर्नगॉर्म पठार पर अपनी यात्रा शुरू करने के थोड़ी ही देर बाद मौसम ठीक वैसे ही बदल गया जैसा कि अनुमान लगाया गया था, और तेजी से खराब होता गया। बेन के समूह को मौसम के कारण गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे ही वे कोइरेडोमन पहुंचे, बढ़ती हुई तेज हवाएं और भारी नरम बर्फ ने उनकी गति को काफी धीमा कर दिया और दृश्यता भी कम कर दी। बढ़ते खतरे को समझते हुए बीटी ने वैकल्पिक सुरक्षित रास्ते की ओर मुड़ने का फैसला किया और रात बिताने के लिए सुरक्षित स्थान के रूप में कुर्रनबोथी की ओर बढ़े। वे लगभग दोपहर के 3:30 बजे बोथी पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्हें दरवाजे तक पहुंचने के लिए प्रवेश द्वार पर जमा हुई बर्फ हटानी पड़ी। उसके बाद वे एक लंबी ठंडी रात के लिए वहां बस गए। बाहर की कठिन परिस्थितियों के बावजूद बेन का समूह आश्रय में सुरक्षित था। वे घंटों इंतजार करते रहे। उम्मीद थी कि कैथरीन की टीम के पैरों के निशान भी बाहर दिखेंगे और वे योजना के अनुसार बोथी में आएंगे। हालांकि कैथरीन डेविडसन का समूह आश्रय तक नहीं पहुंचा। बैटी, जिनके पास आयरलैंड, आल्प्स और स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट जैसे विभिन्न कठिन इलाकों में पर्वतारोहण और चढ़ाई का अच्छा खासा अनुभव था, शुरुआत में बैटी को लगा कि डेविडसन का समूह शायद किसी आसान रास्ते से दूसरे आश्रय गया होगा। डेविडसन के समूह के ठिकाने को लेकर यह गलतफहमी एक और गलती थी, जिससे मौसम बिगड़ने के कारण घातक परिणाम हुए। रात बढ़ने के साथ बैटी के समूह के अस्थायी ठिकाने के आसपास के हालात और बिगड़ते गए। बर्फ दरवाजे के पास इतनी जमा हो गई कि सुबह दरवाजा खोलना भी मुश्किल हो गया। समूह के सबसे छोटे लड़के को चतुराई से आंशिक खुले दरवाजे से बाहर निकलने में मदद की गई, ताकि वो बर्फ हटा सके और बाकी लोग बाहर निकल सकें। इस कठिन समय में बीटी कैथरीन डेविडसन के समूह की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे।
जो अब तक शरण स्थल नहीं पहुंचा था। एक कठिन निर्णय का सामना करते हुए बीटी ने लापता समूह की तलाश के जोखिमों और अपने ही समूह को अधिक सुरक्षित स्थान लारिग्रू की ओर नीचे ले जाने की तात्कालिकता के बीच संतुलन बैठाया। इस अभियान का उनका मुख्य उद्देश्य कभी भी बच्चों की शारीरिक सीमाओं को चुनौती देना नहीं था, बल्कि दुर्गम प्राकृतिक परिवेश में एक शैक्षिक अनुभव प्रदान करना था। इस घटनाक्रम ने उन्हें ऐसी भूमिका में ला दिया जहां उन्हें समूह की सुरक्षा और लापता सदस्यों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। एक कठिन रात के बाद आश्रय से बाहर निकलते हुए बीटी के समूह को गहरी बर्फ के कारण पठार से नीचे उतरने में काफी संघर्ष करना पड़ा और उन्हें कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जिससे उनका उतरना काफी चुनौतीपूर्ण हो गया। रास्ते में कई बार गिरना फिसलना हुआ। एक लड़का लगभग गंभीर रूप से घायल भी हो गया। जैसे ही वे पठार से नीचे उतरकर लारिग्रू की सुरक्षित जगह पहुंचे, बीटी ने लागानलिया आउटडोर सेंटर से संपर्क किया। तभी पता चला कि कैथरीन डेविडसन का समूह अब तक नहीं लौटा, जिससे उनकी चिंता बढ़ गई। अगले दिन शाम 4:30 बजे जब पहाड़ पर अंधेरा हुआ, बीटी का समूह रोथी मर्चस हट पहुंचा, जो पहाड़ों के नीचे आवासीय सुविधा है, जहां वे लागनलिया को फोन कर अपनी परिवहन व्यवस्था कर सके। 5:30 बजे तक वे अपनी गाड़ी तक पहुंच गए और सभी छात्र सुरक्षित रूप से लागनलिया लौट आए। हालांकि डेविडसन के समूह की कोई खबर न मिलने पर बीटी आगे स्की सेंटर, फिर ग्लेनमोर लॉज और उसके बाद ढलान के नीचे एक पुलिस स्टेशन तक गए। 7 बजे तक डेविडसन का दल न मिलने पर समूह के लापता होने की आधिकारिक रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस कार्रवाई पर तुरंत प्रतिक्रिया हुई। बचाव दल बर्फीले तूफान और अंधेरे की परवाह किए बिना लापता समूह की तलाश में निकले। केरगॉम, आरएएफ किनलॉस, ब्रेमर और एबरडीन से अतिरिक्त पर्वतीय बचाव दलों को भी कार्रवाई में लगाया गया। इन दलों ने रविवार रात समन्वय कर तैयारी की ताकि सोमवार सुबह से पहले खोज अभियान शुरू कर सकें और मुश्किल हालात में लापता ट्रैकर्स को ढूंढ सकें। पहाड़ पर कैथरीन डेविडसन का समूह मुश्किल में था और वे इसे जानते थे। शुरुआत में बीटी के समूह से अलग होने के बाद उन्हें एक कठिन रास्ते का सामना करना पड़ा। योजना स्पष्ट थी। उन्हें सुबह 11 बजे पार्किंग स्थल छोड़ना था। 1.5 घंटे के भीतर केर्नगोरम की 4000 फीट ऊंची चोटी पर चढ़ना था। 2 घंटे में लाचन बुइधे पहुंचना था और लगभग 1 घंटे 15 मिनट में 500 फीट चढ़कर बेन मैकधुई तक पहुंचना था। 1 घंटे में टेलर्स बर्न उतरना था। फिर लैरिग जीआरयू के रास्ते आधे घंटे में कुर्रन बोथी पहुंचना था। पूरा ट्रैक लगभग 6.5 घंटे में पूरा होना था और आदर्श रूप से शाम 5:15 बजे तक कुर्रन बोथी पर खत्म होना था। हालांकि जैसे जैसे वे रास्ते में आगे बढ़ते गए, हालात और भी खराब होते गए। मौसम बिगड़कर बर्फीले तूफान में बदल गया, जिससे ट्रैक और चुनौतीपूर्ण हो गया। जैसे ही उन्हें अनपेक्षित देरी का सामना करना पड़ा, उनकी तय समय बिगड़ने लगा, जिससे उनका रास्ता और आगे बढ़ना और भी जटिल हो गया। हाइक का हर हिस्सा योजना से ज्यादा समय ले रहा था, जिससे शाम की बढ़ती ठंड और घटती रोशनी से निपटने के लिए उनके पास बची हुई गुंजाइश कम होती जा रही थी और वे कुर्रन बोथी की सुरक्षा से बहुत दूर एक खतरनाक स्थिति में पहुंच गए थे। सिर्फ 4 घंटे की रोशनी बची थी और समूह को तय किए गए आश्रय तक पहुंचने के लिए 6 कठिन मील का रास्ता तय करना था। यात्रा को तेज हवाओं ने और भी जटिल बना दिया, जो पहाड़ी इलाकों में आम खतरा होती हैं और सीधी सादी ट्रैकिंग को भी खतरनाक बना सकती हैं। इस खास सप्ताहांत पर हालात और बिगड़ गए, क्योंकि बर्फ असामान्य रूप से पाउडर जैसी थी, जिससे समूह कारगर आश्रय नहीं बना सका या बचाव के लिए गड्ढे नहीं खोद सका। पाउडर जैसी बर्फ और तेज ठंडी हवा ने उनके उपकरणों और सोने के सामान की इंसुलेशन क्षमता खत्म कर दी, जिससे ठंड और नमी का चक्र शुरू हो गया, जिसे तोड़ना मुश्किल था। केनगोम में फंसे 6 बच्चों के लिए, जो वर्षों के सबसे भयानक बर्फीले तूफान में थे, ये घातक साबित हुआ। उस मनहूस शनिवार दोपहर, जब भयंकर बर्फीला तूफान चल रहा था, कैथरीन डेविडसन ने तय किए गए रास्ते को छोड़ने का महत्वपूर्ण फैसला लिया। मौसम बिगड़ने और छात्रों की परेशानी ने उन्हें वैकल्पिक रास्ता खोजने को प्रेरित किया। मौजूदा आश्रय की ओर सीधे जाने के बजाय
उन्होंने नीचे की ओर जाने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि पास में कोई दूसरा आश्रय मिल जाएगा। दुर्भाग्यवश बर्फ ने पास के आश्रयों को पूरी तरह ढक दिया था, जिससे उन्हें ढूंढना असंभव हो गया और डेविडसन को करन पहुंचने की उम्मीद छोड़नी पड़ी। कोई और विकल्प न होने पर डेविडसन ने एक ऐसे इलाके में बिवाक के लिए तैयारी करने का फैसला किया जो उनकी जानकारी के बिना भारी बर्फ जमा होने के लिए जाना जाता था। बाद में ब्रेमर माउंटेन रेस्क्यू टीम के नेता जॉन डफ ने इस फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कैर्नगॉर्म पठार पर सर्दियों में बिवाक करना बहुत जोखिम भरा है और इसे केवल अंतिम विकल्प मानना चाहिए। डफ ने पूरी अभियान योजना पर भी विचार किया, इसे किशोरों के लिए अत्यधिक महत्वाकांक्षी बताया और यात्रा की योजना बनाने और मंजूरी देने वालों पर जिम्मेदारी डाली। रात होते ही समूह स्लीपिंग बैगों और बिवाक थैलों में एक दूसरे से सटकर सिमट गया और मौसम की मार से कुछ बचाव के लिए बर्फ की दीवार का सहारा लिया। शुरुआत में उन्होंने हौसला बनाए रखा, हालांकि जैसे जैसे बर्फ जमा होती गई, जिंदा दफन हो जाने के डर से घबराहट छा गई। रविवार सुबह तक हालात बेहद गंभीर हो गए थे। एक लड़के की आवाज बर्फ के नीचे से सुनाई दी और शीला संडरलैंड मुश्किल से होश में थीं। कैथरीन डेविडसन और एक लड़के द्वारा मदद लाने की कोशिश के बावजूद भारी बर्फ ने उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया, जिससे उनके पास फंसे रहने और बढ़ती निराशा के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। पूरे रविवार के दौरान बर्फीला तूफान बिल्कुल भी नहीं रुका और जैसे ही रात ने पहाड़ों को घेर लिया, समूह को दूर कहीं खोज दल की संकेत ज्वालाएं धुंधली सी दिखाई दीं। मदद के लिए संकेत देने की उनकी कोशिशों के बावजूद तेज हवा में उनकी आवाज दब गई और उनकी अपनी आपातकालीन संकेत ज्वालाएं बर्फ में खो गई थीं। पहाड़ों पर दूसरी रात बहुत डरावनी थी, क्योंकि ठंड से किशोर लगातार भ्रमित होने लगे और उनकी हालत हर घंटे बिगड़ती जा रही थी। सोमवार सुबह तक कड़वी सच्चाई सामने आ गई। समूह के ज्यादातर लोग पूरी या आंशिक रूप से बर्फ में दबे थे और कुछ शायद पहले ही मर चुके थे। कैथरीन डेविडसन पूरी कोशिश कर थक चुकी थीं, लेकिन खुद और दूसरों को बचाने के लिए उन्होंने आखिरी प्रयास करने का फैसला किया। इस दौरान बेस कैंप पर बीटी और पेसली ने स्की सेंटर, ग्लेनमोर लॉज और एवी में जानकारी जुटाने के प्रयास जारी रखे। एवीमोर पुलिस स्टेशन और कैर्नगॉर्म, आरएएफ, किनलॉस, ब्रेमर व एबरडीन की माउंटेन रेस्क्यू टीमें सोमवार सुबह सूरज निकलने से पहले ही बड़े खोज अभियान के लिए तैयार थीं। तूफानी हालात में खोज अभियान और तेज हो गया। सोमवार 22 नवंबर 1971 को खराब मौसम के बावजूद लगभग 50 लोगों ने हेलीकॉप्टरों की मदद से उस इलाके की छानबीन की। ब्रेमर माउंटेन रेस्क्यू टीम दक्षिण से करन बोथी पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। लेकिन उस सुबह करीब 10:30 बजे एक महत्वपूर्ण सफलता मिली, जब आरएएफ के एक हेलीकॉप्टर ने डेविडसन को देखा, जो बेतहाशा अपने हाथों और घुटनों के बल पठार पर रेंग रही थीं। चमकीली नारंगी जैकेट बर्फ में साफ दिखने से पायलट ने उन्हें देख लिया। हेलीकॉप्टर इतना पास आया कि 2 चालक दल के सदस्य उतारे जा सके, जो फिर डेविडसन तक पहुंचे। वो चलने में असमर्थ थीं। उनकी टांगें घुटनों के बल की स्थिति में जकड़ गई थीं और उन्हें एक जोखिम भरे ऑपरेशन में एयरलिफ्ट किया गया, जिसे हेलीकॉप्टर से उड़ती बर्फ ने और भी मुश्किल बना दिया था। डेविडसन को हेलीकॉप्टर से ले जाया गया और फिर एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया। हाइपोथर्मिया और भ्रम की उन्नत अवस्था में होने के बावजूद उन्होंने अपने समूह के बाकी सदस्यों के स्थान के बारे में महत्वपूर्ण सुराग दिए। बस कुछ शब्द कहे, बर्न, लोचन, दबे। इन सुरागों से खोजी टीमें त्रासदी स्थल तक पहुंचीं। जॉन कनिंघम ग्लेनमोर लॉस से बीटी और पेसली के साथ सबसे पहले उस दुखद स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने 6 छात्रों और सहायक के शवों को बर्फ के नीचे गहराई में दबा हुआ पाया। सभी की दुखद मृत्यु हो चुकी थी, सिवाय एक के, रेमंड लेस्ली, जो अभी भी सांस ले रहे थे और जिनका तुरंत एक डॉक्टर ने इलाज किया। बाद में रॉयल नेवी सी किंग हेलीकॉप्टर, जिसे आरएएफ किनलॉस के पर्वतीय बचाव दल के नेता ने फ्लेयर्स की मदद से मार्गदर्शन किया, लेस्ली को आपातकालीन देखभाल के लिए रिगमोर अस्पताल ले गया। दुर्भाग्यवश शीला सुंदरलैंड
कैरल बर्ट्रैम, सुसान बर्न, लॉरेन डिक, विलियम केर और डायन डजॉन जीवित नहीं बच सके। कैर्नगॉर्म्स के इतिहास के सबसे भीषण बर्फीले तूफानों में से एक ने उनकी जान ले ली। इस त्रासदी से सिर्फ कैथरीन डेविडसन और रेमंड लेस्ली ही बच सके, जिससे यह ब्रिटिश पर्वतारोहण इतिहास का सबसे काले दिनों में से एक बना। कैर्नगॉर्म पठार आपदा के बाद अगले साल की शुरुआत में कराई गई जांच में ट्रैक की योजना और क्रियान्वयन में कई गंभीर गलतियां उजागर हुईं। यह निष्कर्ष निकाला गया कि ट्रैक की कठिन प्रकृति इतनी कम उम्र के बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं थी, खासकर उस दिन के लिए पूर्वानुमानित कठोर मौसम को देखते हुए। जांच ने देर से ट्रैक शुरू करने और चेयरलिफ्ट के इस्तेमाल की आलोचना की, जिससे समूह के लिए चलने की परिस्थितियों का समय रहते सही आकलन करना और खतरे से बचना कठिन हो गया। जांच की सिफारिशों में इस बात पर जोर दिया गया कि बाहरी गतिविधियों के नेताओं को औपचारिक रूप से प्रमाणित किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके पास ऐसी यात्राओं का सुरक्षित मार्गदर्शन करने के लिए आवश्यक अनुभव हो। इसके अलावा इसमें सुझाव दिया गया कि ट्रैक की योजना प्रतिभागियों की उम्र और अनुभव स्तर को ध्यान में रखते हुए सावधानी पूर्वक बनानी चाहिए, खासकर जब इसमें बच्चों को शामिल किया जाए। हालांकि जांच ने किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया, लेकिन इसने करन बोथी जैसे आपातकालीन आश्रयों की प्रभावशीलता पर सवाल जरूर उठाए। ये आश्रय ट्रैकर्स का मुख्य लक्ष्य था, जिससे वे खराब हालात में भी आगे बढ़ते रहें, लौटे नहीं। काफी बहस के बाद यह फैसला किया गया कि वर्तमान बोथी को गिरा दिया जाएगा, ताकि साहसिक बाहरी गतिविधियों के विकासात्मक लाभों के साथ-साथ सुरक्षा का संतुलन बनाया जा सके। आज भी कैर्नगॉर्म्स एक लोकप्रिय गंतव्य है, जहां हर साल स्कूलों और हजारों आगंतुकों का आना जाना होता है। लागनलिया सेंटर अब भी स्कूल यात्राओं की मेजबानी करता है, लेकिन अब वहां बेहतर सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी लीडर प्रमाणित और कड़े मानकों के अनुसार प्रशिक्षित हों। हालांकि अब भी छोटे हादसे होते हैं, लेकिन उठाए कदमों से कैर्नगॉर्म पठार की त्रासदी जितनी बड़ी, दूसरी त्रासदी रोकी गई है। मुझे लगता है कि उस त्रासदी से आखिरकार कुछ अच्छा हुआ। देखने के लिए धन्यवाद, और मैं आपको अगली बार मिलूंगा। निडर रहें और बहादुरी से जिएं।